स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 2023 की प्रश्न बैंक की एक सीरीज दी जा रही है। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कक्षा 12th हिंदी। इसका ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट और दे चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देख लीजिएगा। जो हमारा हिंदी का पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और ये हमने पार्ट फर्स्ट में कवर किया था। और अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारा आरोह भाग 2 पहली इकाई और तीसरी इकाई है आरोह भाग 2 गद्यखंड और 5वीं इकाई है बितान भाग 2। इन तीनों इकाइयों के जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये हमने पार्ट 2 में कवर किए थे। और पार्ट 3 में अभी हम लोग देखने वाले हैं काव्यबोध यानी काव्य के भेद, और साथ में काव्यबोध ये चौथी इकाई और दूसरी इकाई, और 6 इकाई अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके जो 2-2 मार्क्स के और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं तो उनको इस वीडियो में नहीं देखेंगे। तो सारे ऑब्जेक्टिव आपके पहले पार्ट में, अगर आपको अभी नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। दूसरे में सारी आपकी बुक है और तीसरे पार्ट में अभी हम लोग ग्रामर कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं हम सीधा हमारा इकाई 2 की तरफ। इकाई 2 है हमारा काव्यबोध, जिसमें से हमारे 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं, हम हमारे ये ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा 2-2 मार्क्स का वो है हाँ, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। तो रस की परिभाषा क्या है? काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। फिर लिखा हुआ है रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तीसरा प्रश्न है हमारा रस निष्पत्ति में सहायक तत्व के नाम लिखिए। तो रस निष्पत्ति में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चौथा हमारा स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो स्थायी भाव हमारा क्या होता है? हृदय में स्थायी रूप से निवास करने वाले भाव को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। इसका वर्तमान में संख्या कितनी है? 10। जैसे रति, क्रोध, घृणा, भय आदि क्या है? स्थायी भाव। ये भाव एक बार किसी व्यक्ति के लिए अगर हमारे लिए जागृत हो जाते हैं तो फिर हमेशा यही बने रहते हैं। जैसे एक बार किसी से घृणा होने लग जाए तो फिर हमेशा घृणा बनी रहती है। फिर उसके बाद में 5वां हमारा संचारी भाव क्या है? तो संचारी मतलब क्या होता है? इनका आदान प्रदान होना, यानी ये क्या होता है? संचारी भाव किसे कहते हैं? किसी 2 भावों के नाम बताओ। तो ये क्या होता है? संचरण होते रहता है। जैसे आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी बनने और बिगड़ने के भाव को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। और ये कौन कौन से हैं? जैसे शंका हो गया, आवेश हो गया, मोह हो गया, जड़ता हो गया, ये हमारे कैसे होते हैं? संचारी भाव होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है करुण रस की परिभाषा दीजिए। तो ये कौन सी है? सहृदय के हृदय में शोक नाम स्थित भाव को जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से योग होता है तब कौन सा रस जागृत होता है? करुण रस। उसके बाद में नेक्स्ट है 7वां वीर रस के लक्षण लिखिए। तो इसमें क्या है? वीर रस के लक्षण, इसका स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण के लिए क्या है? बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें हमारा कौन सा है? वीर रस है, क्योंकि इसमें वीरता बखान किया गया। 8वां हमारा रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? लिखिए। तो रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। 9th विभाव किसे कहते हैं? तो स्थायी भाव से कारण को विभाव कहते हैं। जो स्थायी भाव का कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। 10वां अनुभाव के भेद लिखिए। तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4। एक होता है काथिक, एक होता है मानसिक, एक होता है आहार और एक होता है सात्विक। अगला है हमारा 11वां विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। तो विभाव और अनुभाव में क्या है? स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, जबकि आश्रय के बाह्य चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अगला है 12वां स्थायी और संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो एक बार और ऊपर हम देख चुके हैं, वापस से पढ़ लेते हैं। स्थायी भाव क्या है? हृदय में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावों को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या पहले 9 थी, किंतु वात्सल्य रस मिल जाने से अभी कितने हो गए? 10 हो गए, जो स्थायी रूप से हमारे हृदय में क्या होते हैं? व्याप्त रहते हैं। ये हैं कौन कौन से? रति, क्रोध, घृणा, भय आदि। ऐसे हमारे जो 10 भाव हैं वो क्या है? स्थायी भाव।
संचारी भाव क्या होते हैं? इनका हमारे शरीर में संचार होता है। आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी बदलने और बिगड़ने वाले भाव को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। इसकी संख्या 33 मानी गई है। ये जैसे संख्या, आवेश, मोह, जड़ता आदि कैसे हमारे भाव हैं? संचारी भाव। नेक्स्ट है 13वां, तो ये है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर लिखिए। तो ये क्या? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है, जबकि स्थायी भावों को बढ़ावा कौन देता है? उद्दीपन करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 15, तो 15 है काव्य किसे कहते हैं? तो रसात्मक वाक्यांश काव्य अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में रस होता है उसको हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। 16वां हमारा काव्य के भेद बताइए। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। नेक्स्ट है 17, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद लिखिए। तो शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद हैं? 3, गद्य काव्य और पद्य काव्य और चंपू काव्य। 18वां हमारा प्रबंध काव्य का अर्थ बताते हुए इसके भेद लिखिए। तो प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के रूप में धागों में गुथे होते हैं। उसके बाद में इसमें अगला है अर्थात जो रचनाकार सूत्रों से निबंध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। इसमें एक कथा विषय प्रधान होता है तथा छंदों में तरायता होती है। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। अगला हमारा 19, तो यह खंड काव्य किसे कहते हैं? लिखिए। तो खंड काव्य एक खंड प्रबंध है जिसमें नायक के जीवन के किसी एक घटना का मार्मिक अंश होता है, पूर्णता के साथ वर्णन होता है, अतः अपने में स्वतंत्र विधा है। इसमें एक उद्देश्य पर कथा वस्तु केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए क्या है? जैसे जयद्रथ का वध। तो ये हमारा क्या है? खंड काव्य है। इसमें जो नायक होता है उसका किसी जीवन की एक घटना क्रम का ही क्या होता है? विस्तृत वर्णन होता है। उसके बाद में अगला है हमारा 20वां, तो 20वां है हमारा महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए। तो जो महाकाव्य होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो पहली है इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। उसके बाद में अगला है दूसरा, कथा वस्तु इतिहास पुराण प्रसिद्ध होती है। तीसरा है नाटक उदात्त गुणों से अलंकृत होता है। चौथा है महाकाव्य में 8 या उससे अधिक अध्याय होने चाहिए। 5वां, श्रृंगार, शांत अथवा वीर में से कोई अंग प्रमुख रस हो, अन्य रसों का पारिपाक भी परिस्थितिक अनुरूप होता है। उसके बाद में प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो जैसे रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा है, तीसरा है कामायनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा है, चौथा है साकेत जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा है, और 5वां हमारा प्रिय प्रवास जो हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध द्वारा है। नेक्स्ट है 21, खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें कौन कौन सा है? तो यह है जैसे खंड काव्य एक खंड प्रबंध है जिसमें नायक के जीवन की किसी घटना या मार्मिक अंश का क्या होता है? पूर्णता के साथ न होता है। और नेक्स्ट है खंड काव्य जीवन का ना तो खंड चित्र है और ना ही महाकाव्य का अंश मात्र है, वरन अपने में ये क्या है? एक स्वतंत्र विधा है। तीसरा है खंड काव्य में एक ही उद्देश्य पर कथा वस्तु केंद्रित होती है। चौथा है इसका भी नायक उदात्त गुणों से विभूषित होता है। उदाहरण के लिए जैसे जयद्रथ वध हो गया, पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त का है, सुदामा चरित्र जो किसका है? नरोत्तम दास का है। 22वां है 2 महाकाव्यों और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो जैसे एक है हमारा रामचरितमानस जो तुलसीदास जी का है, एक है कामायनी जो है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का। 23 है 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखो। तो खंड काव्य कौन कौन सा है? तो जैसे पंचवटी और जयद्रथ वध, ये किसका लिखा हुआ है? मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला है हमारा 24, आख्यान गीत किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो आख्यान गीत क्या होते हैं? महाकाव्य एवं खंड काव्य से भिन्न पदवद कहानी को आख्यानक गीत कहते हैं। इनमें क्या होता है? मानवीय भावों की प्रेरणा एवं उद्बोधक घटना चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। नाटकीय एवं गीतात्मक इसमें प्रमुख विधा है। उसके बाद में अगला हमारा 25, तो ये प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो हमारे ये 2 प्रकार के हैं। जैसे प्रबंध काव्य में क्या है? तो प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के रूप में भागों में गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों से निबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। तो प्रबंध और मुक्तक में अंतर क्या है?
प्रबंध काव्य में एक कथा होती है, जबकि मुक्तक काव्य में कथा के स्थान पर भाव और विचार होते हैं। प्रबंध काव्य में छंद में तारतम्यता होती है, जबकि मुक्तक काव्य में क्या होता है, छंदों में निर्बंधता होती है। और तीसरा है प्रबंध काव्य क्या होता है, विषय प्रधान होते हैं, जबकि निजातात्मक का समावेश होता है। चौथा क्या है, प्रबंध काव्य जैसे रामचरितमानस और मुक्तक काव्य कौन सा है, सूर के पद। तो नाम से ही समझ में आ रहा है प्रबंध क्या होता है, पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और मुक्तक में क्या होता है, ये अपने आप में मुक्त होता है, ये एक दूसरे से लिंकअप नहीं होता है। नेक्स्ट है 26, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का संपूर्ण चित्र होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक हिस्से का संपूर्ण चित्र होता है। दूसरा है महाकाव्य का नायक उदात्त गुणों में संपन्न होता है, किंतु खंड काव्य के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है, पर खंड काव्य में भी नायक क्या होता है, उदात्त गुणों से संपन्न होता है। तीसरा है महाकाव्य दीर्घ आकार लिए हुए होता है, जबकि खंड काव्य कैसा होता है, महाकाव्य की तुलना में लघु या फिर छोटा होता है। चौथा है हमारा महाकाव्य में समग्र युग जीवन चित्रित होता है, परंतु खंड काव्य में क्या होता है, उसके युग जीवन का कोई सा भी एक रूप चित्रित होता है, यानी एकाधिक रूप चित्रित होता है। पांचवा है इसमें हमारा महाकाव्य में उदात्त शिल्प होती है, परंतु खंड काव्य में उदात्तता का गुण अनिवार्य है। नेक्स्ट है 27, पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। तो पाठ्य मुक्तक क्या है, इसमें एकानुभूति भाव या कल्पना की प्रधानता रहती है। उपदेश, प्रेम, वैराग इसके प्रमुख विषय हैं। यह कलात्मक और तथा विषय प्रधान होता है। और गेय मुक्तक क्या है, इसमें भाव और संगीत की प्रमुखता है। यह करुणा तथा प्रेम जैसे भावों का पर आधारित होता है। उसके बाद में अगला हमारा क्या है, मुक्तक काव्य के रूप लिखिए तथा उसके प्रमुख लक्षण भी लिखिए। तो मुक्तक काव्य के कितने रूप होते हैं, दो। पहला है पाठ मुक्तक और दूसरा है हमारा गेय मुक्तक। तो इसमें क्या है हमारा जो मुक्तक काव्य के लक्षण है वो कौन सा है, एक है अनुभूतिता, तो भाव एवं कल्पना की प्रधानता होती है। दूसरा है प्रत्येक पद स्वतंत्र व अपने आप में कैसा होता है, पूर्ण होता है। 29 महाकाव्य किसे कहते हैं, 5 महाकाव्यों के नाम और रचनाकारों के नाम लिखिए। तो महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य की कथा सर्गबद्ध होती है तथा एक सूत्र में बंधी होती है। इसमें जीवन के समग्र रूप का क्या होता है, वर्णन किया जाता है तथा प्रमुख रूप से वीर, श्रृंगार एवं शांत रस पाए जाते हैं तथा सर्ग के अंत में क्या होते हैं, छंद बदल जाते हैं। इसमें कौन कौन सा है महाकाव्य, जैसे पृथ्वीराज रासो का ये है चंद बरदाई, और पद्मावत ये जयसी द्वारा, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, कुरुक्षेत्र और ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है 30वां, तो यह अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखिए। तो जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। जिन गुण धर्मों में द्वारा काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। या फिर ऐसा भी लिखा जाता है जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। नेक्स्ट है अलंकारों के प्रकार पर प्रकाश डालिए। तो अलंकारों के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, शब्द, अर्थ और उभय अलंकार। शब्द अलंकार में क्या होता है, शब्द का चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में जब अर्थ का चमत्कार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार। और जहां पर ये दोनों उत्पन्न होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है 32, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो रूपक अलंकार कहाँ है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अथवा जहां उपमेय और उपमान एक ही मान लिए जाए वहां हमारा कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे इसमें उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बल पतंग, और नेक्स्ट है बिकसे संत सरोज सब और हरखे लोचन भृंग। जैसे उसके बाद में नेक्स्ट है रूपक अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो रूपक अलंकार का कौन सा है, जैसे चरण सरोज पखारन लगा। तो चरण कैसे हैं, सरोज यानी कमल के फूल जैसे हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है 34, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो ये एक बार ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अथवा जहां उपमेय और उपमान एक ही मान लिए जाए वहां कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है 35, संदेह अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो किसी चीज को देखकर जब तर्क वास्तविक रूप का निश्चय ना हो, उसमें अन्य किसी सदृश वस्तु या वस्तुओं का संशय हो जाए, वह हमारा क्या है, संशय का अंत तक समाप्त नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, संदेह
संदेह अलंकार कहते हैं। मतलब इसमें हमें क्या रहता है, हमेशा संदेह रहता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यानी द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी साड़ी इतनी लंबी हो गई कि दर्शकों को संदेह हुआ कि नारी साड़ी के बीच छिपी हुई है या नारी के अंदर साड़ी छिपी हुई है। यह संदेह उत्पन्न हुआ और निश्चय नहीं हुआ, अतः यह कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। उसके बाद में अगला है हमारा 36। तो ये 36वां क्वेश्चन है, भ्रांतिमान अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या है, अलंकार जहां अत्यधिक सदृश के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहां कौन सा भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जानी श्याम घनश्याम नाची उठे वन मोर, जहां श्री कृष्ण के श्याम रंग को देखकर संदेह के कारण वन में क्या हुआ, मोर नाच उठे। नेक्स्ट है 37। तो ये विरोधाभास अलंकार को परिभाषा लिखिए। तो इसमें क्या है, जहां किसी कार्य पदार्थ या गुण में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोधाभास का अभाव हो वहां कौन सा है, विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बैन सुन्या जबते मधु तबते सुनतना बैन। 30 है, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसमें क्या है, जहां उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाए, जहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए क्या है, सब सुबरन सुख माकर सुखद न थोर। और एक और इसी के आगे है, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। छंद किसे कहते हैं, तो वर्ण मात्रा पद यति आदि के नियमानुसार प्रयोग से युक्त रचना को हम क्या कहते हैं, छंद। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। तो 40वां क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक और एक होता है वार्णिक छंद। नेक्स्ट हमारा वार्णिक और मात्रिक छंद में अंतर लिखो। तो मात्रिक छंद क्या होता है, मात्रा की गणना पर आधारित छंद को हम क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, जैसे दोहा हो गया, इसमें मात्राएं देखते हैं, चौपाई में मात्राएं देखते हैं। और वार्णिक छंद क्या है, तो वर्णों की गणना पर आधारित छंद को हम क्या कहते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, इसमें कवित्व है। 42 से हमारा सोठा के लक्षण लिखिए। तो सोठा क्या होता है, इसमें विषय चरणों में 11-11 और विषम चरणों में क्या 11-11 और सम चरणों में क्या होती है 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का कैसा होता है, विपरीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोठा। जैसे सोठा में क्या होता है, तो इसमें 11 फिर 13 फिर 11 और फिर 13 मात्राएं होती हैं। इसमें उदाहरण के लिए है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तो ये हमारा क्या है, सोठा है। नेक्स्ट है कवित्व छंद की परिभाषा लिखिए। तो इसमें प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, अंत में गुरु रहती है। उदाहरण के लिए झहरी झहरी छीनी बूंद है परति मानो घेरी घेरी घटा मेरी है गगन में। उसके बाद में नेक्स्ट है 44। तो ये सवैया छंद की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो सवैया वार्णिक छंद है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए इसमें पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धरी दे मग में डग दे। 45 है, रुबाई छंद की विशेषताएं लिखिए। तो रुबाई छंद की विशेषताएं क्या है, उर्दू फारसी का एक छंद विशेष जिस पर मूल भजन लक्षण यज्ञ सगण और एक मगन होता है। इसमें 1, 2 और 4 पद में काफिया होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रुबाइयां छंद की विशेषताएं। 46 यानी 46वां है, कवित्व छंद का उदाहरण लिखिए। तो इसमें कौन सा है, झहरी झहरी छीनी बूंद है परति मानो और गहरी गहरी घटा मेरी है गगन में। नेक्स्ट है 47वां, सवैया छंद का उदाहरण एवं प्रकार लिखिए। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं सवैया छंद। इसका उदाहरण क्या है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। उसके बाद में अगला है 48। तो यह मतंग यंत्र सवैया के लक्षण उदाहरण लिखिए। तो क्या है, इस वार्णिक छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मालती सवैया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, तो इसमें हमारा धूरी भरे अति शोभित श्यामज जैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना में पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वह छवि को रसरपनी भुलोकत भारत काम कला निधि कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो उसके बाद में अगला है हमारा 49। तो ये है दुर्मिल सवैया के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दुर्मिल सवैया के क्या है, इस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण
के क्रम में 24 वर्ण होते हैं, इसे चंद्रकला भी कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धरी दय मग में डग दे। नेक्स्ट है 50वां, तो यह है दोहा और सोठा में अंतर लिखिए। तो दोहा क्या होता है, दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में अंत में गुरु लघु होते हैं एवं तुक भी मिलती है। उदाहरण के लिए हमारा क्या है, तो ये है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। तो इसमें कितनी मात्राएं, ये कनक कनक ते 100 गुनी में 13 मात्राएं और मादकता अधिकाय में कितनी है, 11 मात्राएं हैं। उसके बाद में आगे हमारा वह खाए बौराए नर, यह पाए बौराए। तो इसमें कितनी है, 13 मात्राएं और इधर कितनी, 11 है। जबकि सोठा में क्या होता है, तो सोठा जो होता है वो इसका उल्टा होता है। तो इसके लक्षण क्या है, मात्रिक अर्ध सम छंद है, पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में क्या होती है, 13-13 मात्राएं होती है। पहले तीसरे विषम चरणों में तुक मिलती है। सोठा दोहे का उल्टा छंद है, दोहे के विषम चरणों को सम तथा सम चरणों को विषम बना देने से सोठा बन जाता है। इसमें हमारा क्या है, अस विचार मति धरी, तजी कुतर्क संशय सकल, और भजऊ राम रघुवीर, करुणा कर सुधर सुखद। तो इसमें हमारी क्या है, पहले में 11 और दूसरे में 13, तीसरे में 11 और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। अगला है 51वां, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति कौन सी होती है, शब्द की शक्ति उनके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। प्रत्येक अर्थ का एक विशेष अर्थ है, शब्द के इस अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। और ये कौन कौन सी है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर 52वां क्वेश्चन है, शब्द शक्ति भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें अभिधा है, अभिधा में क्या है, अयोध्या के राजा दशरथ थे। लक्षणा, तो इसमें क्या है, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। फिर व्यंजना, तो ये क्या है, जैसे सूरज डूब गया। नेक्स्ट है हमारा अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो अभिधा की क्या है, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे राम के पिताजी बीमार हैं, तो ये हमारा क्या है, अभिधा है। नेक्स्ट है लक्षणा, तो लक्षणा क्या है, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे शेर बनराज कहलाता है, तो शेर हमारा क्या है, बन के राजा है। नेक्स्ट है 55वां, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो व्यंजना में क्या है, शब्द की जिस शक्ति या व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्षणार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजना शक्ति कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 56वां, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर लिखिए। तो इसमें क्या है, जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कौन से सुत बलि के, उदाहरण दूसरा है दिवस का अवसान समीप था, यहाँ दिवस का अर्थ क्या है, दिन है। और लक्षणा है, इससे वाच्यार्थ को छोड़कर इससे संबंधित रूढ़ी या किसी प्रयोजन से अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे है पंकज के फूल ले आओ, यहाँ पंकज का अर्थ क्या है, कमल है, जो रूढ़ी अर्थ है। नेक्स्ट है दूसरा, तो इसमें है सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई ना तरी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 58वां, तो ये क्या है हमारा, शब्द गुण या काव्य गुण की परिभाषा और प्रकार लिखिए। तो इसमें हमारा क्या है, रस का अनिवार्य तत्व है काव्य गुण। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता निहित रहती है उसी प्रकार रस के साथ सदैव गुण विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार प्रेम, दया, उदारता आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है उसी प्रकार गुण रस के क्या है, धर्म है। गुण की परिभाषा क्या है, तो जो काव्य तत्व में नित्य धर्म है उन्हें हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। और गुण कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन सा, माधुर्य, ओज और प्रसाद। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की क्या विशेषता है, लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसाद गुण क्या है, काव्य के जिस गुण से सहृदय के चित्त में शांति मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रसाद गुण कहते हैं। विशेषता क्या है, यह प्राय सभी रसों में विद्यमान होता है। दूसरा क्या है, कविता को सुनने या पढ़ने मात्र से ही उसका अर्थ क्या हो जाता है, आसानी से समझ आ जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, तो इसमें है कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खरा खिन मीठा, कालही जो देखा मंडप ते, आज मसाने
दीठा। उसके बाद में नेक्स्ट है 60वां, तो ये है ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो ओज गुण क्या होता है? सहृदय के हृदय में तेज का संचार कराने वाला गुण कौन सा है? ओज गुण है। यह वीर, रौद्र और वात्सल्य रसों में पाया जाता है तथा कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 61, माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो माधुर्य गुण क्या होता है? काव्य के जिस गुण से विशेष के कारण सहृदय का चित्र केंद्रित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। और यह गुण क्या होता है? श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो कहें भुवन हंसे, देन कहीं नटी जाए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है 64, बिंब क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बिंब शब्द अंग्रेजी इमेज का क्या है? हिंदी में रूपांतरण है और जिसका अर्थ क्या होता है? मूर्ति और पूर्त प्रदान करना, यानी इमेज या मूर्ति जो होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? बिंब या प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब के भेद लिखिए। तो बिंब के कितने भेद हैं? एक है एंड्रिक और दूसरा है काल्पनिक। 16 है, प्रत्येक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार लिखिए। तो ये इसका कौन सा है? प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं सरल, मिश्रित और तात्कालिक, शकुल, भावातीत और विकीर्ण। नेक्स्ट है 67, बिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो बिंब के प्रकार और कौन कौन से हैं? तो एंड्रिक, काल्पनिक, प्रेरक अनुभूति, और ये हमारे क्या है? बिंब के आधार है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा है ये इकाई 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हम चलते हैं इकाई 4 की तरफ। इस वीडियो में केवल हम लोग क्या देख रहे हैं? ग्रामर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो चलते हैं हम इकाई 4 पे, और इकाई 4 है हमारा भाषा बोध, जो 17 मार्क्स का है। 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लेना पहला और दूसरा पार्ट दोनों। ये तीसरे पार्ट में हमारा है 17 मार्क्स का, जिसमें से 11 मार्क्स का इसमें हम देखेंगे। 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। तो चलते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिवों को छोड़ करके 2-2, 3-3 मार्क्सों की तरफ। तो इसमें हमारा पहला है, ये है हमारा, हाँ ये लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां से हमारा। तो पहला है हमारा, भाव पल्लव कीजिए। पहला, सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। तो इसमें हमारा क्या आएगा? तो यह भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। वह नाम छुपाती थी क्योंकि लक्ष्मी का समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुचित रेखाओं से नहीं बन सकी। नाम के विरोधाभास से हर व्यक्ति को जीना पड़ता है। वैसे भी यथा नाम तथा गुण का होना संभव नहीं है। समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जो नाम से कुछ और काम से कुछ और होते हैं। जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणिक सत्य हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, लेखक के अनुसार आज समाज के कुछ लोग किसी विशेष में चिपके हुए रहना चाहते हैं। वे इसे अपना अधिकार समझते हैं। इस प्रकार की भावना एक समय के पश्चात क्या होती है? स्वतः ही समाप्त क्यों नहीं हो जाती? संसार में वृद्धावस्था, मृत्यु, चोटों ऐसे हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं और ये शास्त्र सिद्ध भी हैं। तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार अफसोसों प्रकट किया था तथा इसी सच्चाई को प्रमाण सहित सिद्ध किया था। इसी कारण लेखक भी इन्हें शीरीष के फूलों को प्रभाव सहित प्रस्तुत कर रहा है। वह कहता है कि इन फूलों को देखो और यह अनुभव करो कि किस प्रकार इनके फूलों के बाद झड़ना निश्चित है। उसी प्रकार मनुष्य को भी उसकी वृद्धावस्था आने पर यह समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेखक इस बात से व्यक्ति भी है कि वह लोगों को सावधान करता हुआ कहता है कि मृत्यु के देवता यमराज अपने कोणों की शीघ्रता के साथ चला रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति जरायुक्त और कमजोर है वे नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु होती जा रही है। इसके विपरीत जिनमें थोड़ी बहुत जान है या जो उन्नत है वे उनके कोणों के समक्ष टिके रह जाते हैं। इस प्रकार अमरता तथा मृत्यु, जिसका विनाश होना मुश्किल और समय रूपी अग्नि द्वारा द्वंद्व लगाकर चलता आ रहा है। तीसरा है हमारा, आंखों में ही स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों।
तो इसका हमारा क्या है, वास्तव में इंसान अल्पनशील प्राणी है। वह सौंदर्य की अनुभूति और सुख के लिए आंखों में स्वर्ग के सपने देखता है, परंतु वह कल्पना को साकार नहीं करना चाहता है, इसलिए वह सुखी एवं सफल जीवन नहीं पाता। वास्तव में परिश्रमी, ईमानदार और सादगी से जीवन जीने वाला व्यक्ति जिसके पैर धरती पर टिके हों, वही आंखों में क्या है, स्वर्ग को साकार कर सकता है। नेक्स्ट हमारा चौथा, युग परिवर्तन के आहत पाने वाले युग निर्माता होते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन नित्य नूतन जीवन का संदेश देता है, इसलिए समय के अनुसार चलने वाले व्यक्ति ही परिवर्तन को समझ सकते हैं। जिसने युग परिवर्तन की आहत को समझ लिया वह युग निर्माता बन गया, जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेहरू, में इन सब बात के प्रमाण है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो क्षेत्रीय शब्द क्या है, वह शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, जैसे चूहा, आड़ू, थैला। नेक्स्ट है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। तो तकनीकी शब्द वे अंग्रेजी शब्द या टेक्निकल शब्द हैं जिन्हें हिंदी पर्याय हैं। जो टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा यानी टेक्निकोई से गृहीत हैं, जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु के अथवा विचार को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है तीसरा, न्याय विधि संबंधी 5 तकनीकी शब्द बताइए। तो न्याय विधि तकनीकी के 5 शब्द कौन से, एक है जैसे एडवोकेट जो हमारा अधिवक्ता होता है यानी वकील, अपील जो होता है अभ्यावेदन, और बेल जो हमारी जमानत होती है, और न्यायालय जिसको हम लोग इंग्लिश में कोर्ट बोलते हैं, और वैध जिसको हम लोग लीगल बोलते हैं। तो ये शब्द ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से, एडवोकेट, अपील, बेल और कोर्ट और लीगल। नेक्स्ट है 5वां, निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे क्या होते हैं, निपात शब्द होते हैं। जैसे हमारा वतन तो जी भारत ही है, तो यहाँ ही क्या है, निपात शब्द है। उसके बाद में अगला क्या है हमारा 6वां, निम्न वाक्यों से निपात छांटकर उनसे नए वाक्य बनाइए। जैसे ये हमारा कौन कौन सा, पहले तो निपात छांट लेते हैं, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो इसमें निपात शब्द क्या है, का है। उसके बाद में दूसरा है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया है। तो इसमें ही क्या है, हमारा निपात शब्द है। उसके बाद में 7वां है, वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। तो वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में पूर्ण अर्थ को प्रतीत कराने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो नेक्स्ट है उसके बाद में, इसमें जैसे एग्जांपल है, गाय दूध देती है, यह मेरा विद्यालय है, ये क्या है, हमारे वाक्य है। उसके बाद में 8वां है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल, एक होता है संयुक्त और एक होता है मिश्र। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य को ही हम लोग मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं नहीं चाहता कि वह एक शिक्षक बने, तो इसमें मैं नहीं चाहता कि वो एक शिक्षक बने, ये 2 वाक्यों का मिश्रण है, तो ये हमारे क्या है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, यह वही व्यक्ति है जिसने हमने पहले देखा है, तो ये भी दोनों क्या है, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। तो संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में संयोजन या वियोजन शब्द लगे होते हैं, जैसे और, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि। जैसे मैं पढ़ाई करता हूं तथा नौकरी भी करता हूं, तो ये दोनों क्या है, संयुक्त वाक्य है। मोहन बंसी बजाता है और राधा नाचती है, ये भी क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, सरल वाक्य का उदाहरण दीजिए। तो सरल वाक्य को ही हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय हो अथवा एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बालक आंगन में खेलता है, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, घोड़ा एक वफादार जानवर है, एक ये हो गया। और अगला सरल वाक्य है, राम एक आज्ञाकारी पुत्र है। नेक्स्ट है 12वां, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है विधिवाचक, जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं। निषेधवाचक क्या है, जिस वाक्य में किसी कार्य के निषेध का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं।
प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज नहीं, क्या आप आज मेला देखने जाएंगे? आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम घर जाओ। नेक्स्ट है पांचवा इच्छावाचक। इच्छा, आशीष या निवेदन प्रकट करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे पिक्चर देखने जाना था, या नेक्स्ट है या जाना चाहिए, ऐसे मतलब जिसमें इच्छा प्रकट हो। नेक्स्ट है छठवां संदेहवाचक। तो संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह शाम तक लौट आएगा। नेक्स्ट है संकेतवाचक। तो जिन वाक्यों में संकेत या तर्क का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। और तो ये है जिन वाक्यों में हर्ष, विषाद, विस्मय, भय आदि मनोविकार हो वो से हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कितना भयानक दृश्य है, ओ आप कितने अच्छे हैं, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। 13वां है हमारा संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण लिखिए। तो संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? यदि वह आता तो मैं चला जाता। दूसरा क्या है? अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो प्रश्नवाचक जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, इसका आज्ञावाचक रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कि बच्चे सुंदर चित्र बनाओ। नेक्स्ट है 16। तो ये हमारा संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो जिसमें संदेह उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी। नेक्स्ट है 17। मुहावरा किसे कहते हैं? लिखिए। तो ऐसा शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में ऋण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। लोकोक्तियां क्या है? अपने में स्वतंत्र अर्थ रखने वाली, लोक प्रचलित तथा सामान्यता सार्वगर्भित, संक्षिप्त एवं वैचित्रपूर्ण उच्चित को क्या कहते हैं? लोकोक्तियां कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन। तो ये है लोकोक्तियों और मुहावरे में अंतर लिखिए। तो इनमें अंतर क्या है? तो मुहावरे और लोकोक्तियों में निम्न अंतर है। मुहावरे वाक्यांश हैं जबकि लोकोक्तियां संपूर्ण वाक्य हैं। मुहावरे विकारी होते हैं परंतु लोकोक्तियां क्या होती हैं? अविकारी होती हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता किंतु लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे का जन्मदाता कोई आम व्यक्ति होता है किंतु लोकोक्तियों का जन्मदाता कोई महापुरुष होता है। 20वां है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? लिखिए। तो ये क्या है? जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाए तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का व्यापक रूप है जिसका व्यवहार समस्त राष्ट्र में होता है। यह देश की संस्कृति और आदेशों का अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट 21 राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं क्या है? यह जनसंपर्क की भाषा होती है, इसका अपना समृद्ध साहित्य है, शिक्षा के विकास में ये क्या होती है? सहायक होती है। 22वां है राज्य भाषा किसे कहते हैं? इसकी 2 राज्य की भाषाएं लिखिए। तो राज्य भाषा से तात्पर्य है भाषा राजकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा क्या है? राज्य भाषा है। व्यवहार की भाषा होती है राष्ट्रभाषा, जहां अन्य भाषा भाषी राज्यों के बीच सेतु का काम करती है, वहीं राजभाषा राज्य के प्रशासनिक कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी में अनुवाद स्वीकार होता है। किसी भाषा का राजभाषा का दर्जा मिलने पर उसका महत्व काफी बढ़ जाता है। जैसे तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तमिल, और महाराष्ट्र की क्या है? मराठी। जैसे गुजरात की क्या है? गुजराती। नेक्स्ट हमारा राजभाषा। तो ये क्या है? यह शासकीय कार्य की भाषा होती है। कर के निर्णय, शिक्षा, दूरदर्शन, रेडियो में राजभाषा का प्रयोग होता है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा में पहला अंतर है संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र को संपर्क भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है। दूसरा, राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग भी राजभाषा से अधिक होता है और राजभाषा किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित होती है, जबकि राष्ट्रभाषा का कर्मक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 26वां
तो ये है निम्नलिखित कथन का सार संक्षेप में लिखिए। तो ये है, जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा का ज्ञान नहीं है, अपने रीति रिवाज परंपराओं की परिचित नहीं है, अपने देश की कला प्रति आदर नहीं है और जो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं है, वह निश्चित तौर पर नर नहीं पशु है। तो इसका सार संक्षेप क्या है? एक समग्र भाव के पूर्ण अवतरण का पुनः सर्जन है। सार संक्षेपण, उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यकताओं बातों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्रमबद्ध स्पष्टता और प्रवाह होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरण का 1/3 होता है। एक प्रकार से संक्षेपण मूल रचना का पुनः सर्जन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा 27। तो एक कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन दीजिए। तो ऐसे आप विज्ञापन लिख सकते हो, इसको तो बाद में नेक्स्ट उसमें देख लेंगे डी सेक्शन में। नेक्स्ट 28। स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगी और उनके डॉक्टर के बीच संवाद लिखिए। तो ये तो आप कोई सा भी एक संवाद बना करके लिख सकते हो। जैसे डॉक्टर, अब कैसा महसूस कर रहे हो मोहन? डॉक्टर साहब, अभी कमजोरी है पर थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर, तुम दवाइयाँ नियमित ले रहे हो? मोहन, जी हाँ, नियमित दवाइयाँ ले रहा हूँ। डॉक्टर, एक सप्ताह बाद मेरे पास आना ताकि मैं और सुधार कर सकूं। मोहन, सर मुझे क्या नहीं खाना चाहिए? डॉक्टर, देखो, बीमार होने पर खान पान पर सादगी होना चाहिए। ज्यादा खटाई मिर्ची मसाले की जगह दूध दलिया खाओ, वो ज्यादा अच्छा है। मोहन, जी हाँ डॉक्टर, और हाँ, सुबह से घूमने और योग करने से भी लाभ होता है। नेक्स्ट हमारा विलंब से कक्षा पहुंचने के लिए संवाद लिखिए। तो ये आप एक मतलब स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में जो बातें होती हैं उनको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले यूनिट के ऊपर। तो 5वीं यूनिट हम पहले ही कर चुके हैं, इसको हम सेकंड पार्ट में देख चुके हैं। अभी हम लोग केवल ग्रामर पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं 6वें पार्ट में, और 6 इकाई है हमारी, 6वीं इकाई है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पहले ही कर लिए। 7 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सीधा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? तो ये हमारा क्या है, जन समाचार माध्यम की, नहीं इसका तो आंसर ही नहीं दिया। समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? तो जो समाचार होता है हमारा, उसको जब हम लिखते हैं तो वो लेखन है, और जो जैसे पढ़ करके सुनाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो प्रस्तुति है। नेक्स्ट है जन संचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जन समाचार की या जन संचार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें कई द्वारपाल कार्य करते हैं, इसका पैमाना बड़ा है, जनता की रुचि के अनुकूल होता है और औपचारिक संगठन होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जनसंचार। जनसंचार के प्रमुख दोष लिखिए। तो पहला क्या है? फीडबैक का अभाव होता है जनसंचार में, ये इसका प्रमुख दोष है। नेक्स्ट जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो कौन कौन सा है? जैसे पत्रकारिता हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, ये क्या है? जनसंचार के प्रमुख प्रकार हैं। प्रिंटिंग माध्यम क्या है? तो छपाई वाले संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये क्या है? प्रिंटिंग माध्यम है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसमें क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत माध्यम है, इसमें स्थायित्व होता है और इसमें भाषा अनुशासित तथा शुद्ध होती है। 7वां प्रिंट माध्यम की प्रमुख सीमाएं लिखिए। तो इसमें क्या है? प्रेस सेवा संबंधी अधिनियम होते हैं। दूसरा है शिष्टाचार और सदाचार के हित से प्रेस को प्रभावित करने वाले अधिनियम है। 8वां है डेडलाइन किसे कहते हैं? तो डेडलाइन कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है, वह अवधि किसी समाचार पत्र की क्या होती है? डेडलाइन होती है। प्राय समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः यह अवधि क्या हो जाती है? डेडलाइन हो जाती है, क्योंकि उसके बाद में नए समाचार आ जाते हैं। नेक्स्ट है 9th, रेडियो की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो कहीं भी सुना जा सकता है और सभी को लाभ होता है, ये हमारा क्या है? रेडियो की विशेषता है। रेडियो के प्रमुख दोष अथवा सीमाएं, तो समाचार की प्रस्तुति कैसी होती है? संक्षेप में होती है, और एक बार जैसे जो हमारा अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसको तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, पर रेडियो का बाद में नहीं सुन सकते। 11वां है उल्टा प्रामिड शैली क्या है? ठीक है, उल्टा प्रामिड शैली में समाचार लेखन की शैली सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, फिर कम महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद में और कम महत्वपूर्ण बात, और अंत में शीर्षक, मुखड़ा और निकाय, ये सब देती है। 12वां हमारा रेडियो के समाचार लेखन की बुनियादी बातें लिखिए। तो ये आप आपके हिसाब से लिख सकते हो कि रेडियो के समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या होती हैं, कि संक्षिप्त में होता है, छोटा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ वगैरह या समाचार देते हैं। नेक्स्ट टेलीविजन की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। तो कौन सी है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़,
और डाई एंकर, फोन इन लाइव, ये सारी क्या है, टेलीविजन की खबरों के विभिन्न चरण हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? तो ऐसी बड़ी खबरें जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती हैं, जैसे भारत 66 रन से जीता, ये हमारी क्या है, फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज है। नेक्स्ट है एंकर बाइट क्या है, लिखिए। तो ये क्या है, एंकर बाइट, बाइट का अर्थ है कथन, जब संकट सूचना के साथ साथ प्रत्यक्षदर्शी या संबंध व्यक्ति का कथन या बातचीत भी दिखाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। मतलब एंकर के साथ साथ में जो दूसरी घटना होती है उसका छोटा सा हिस्सा काट करके दिखा देते हैं, तो उसका हम क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। लाइव के बारे में लिखिए। तो लाइव क्या है, जनसंचार की टीवी माध्यम में लाइव का अर्थ होता है किसी खबर का घटना स्थल से सीधा का सीधा प्रसारण होना, क्या कहता है, लाइव कहलाता है। 17वां है रेडियो और टीवी की भाषा में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला क्या है, कर्तव्यवाच का प्रयोग करना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए, और अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। 18वां इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इंटरनेट की विशेषताएं क्या है, ये मनोरंजन करता है, सूचना देता है, ज्ञान देता है और संवाद का भी माध्यम है, हम किसी से इससे बातचीत भी कर सकते हैं। 10वां उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 19वां है इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं अथवा दोष लिखिए। तो इसकी क्षेत्र सीमित है और अशिक्षित धर्म के लिए अनुपयोगी है। नेक्स्ट 20वां इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट के माध्यम से की गई पत्रकारिता क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता है। नेक्स्ट 21 एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। तो एक अच्छे लेखन के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, तथ्यों की शुद्धता हो और वस्तुपरकता हो, निष्पक्षता हो और उसमें कैसा हो, संतुलन बना हो। नेक्स्ट हमारा पत्रकारीय लेखन क्या है। तो इसमें क्या है, पत्रकार अपने पाठकों और श्रोताओं तथा सूचना पहुंचाने के लिए जिन लेखन के माध्यमों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, पत्रकारिता लेखन कहते हैं। नेक्स्ट है पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होना चाहिए। तो भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, जो आम पाठक को समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कैसी हो, एकदम सरल हो। नेक्स्ट है 24 समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा क्या, किसने, कहां, कब और कैसे, और ये हमारे क्या है, इसके प्रकार है। नेक्स्ट है फीचर कैसे लिखे जाते हैं। तो फीचर ऐसा रचनात्मक कुछ स्वानुभूतिक मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष संघटक में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया है। यह यथार्थ की व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। उसके बाद में नेक्स्ट है 26 विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। तो किसी खास विषय पर जो रिपोर्ट लिखना, जो तथ्यपरक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष रिपोर्ट कहते हैं। संपादकीय लेखन क्या है। तो विषय विशेषज्ञ महत्वपूर्ण विषय पर जो लेख लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, संपादकीय लेखन कहते हैं। स्तंभ लेखन क्या है। तो जो विचारात्मक लेखन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ लेखन कहते हैं। उसके बाद में अगला है संपादक के नाम पत्र क्या है, समझाइए। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा। तो संपादक के नाम पत्र में किसी समस्या, खबर या विचारधारा पर पाठक अपनी राय लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, संपादक के नाम पत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट है 30वां। तो यह एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं। तो एक सफल साक्षात्कारकर्ता के निम्न गुण होते हैं। एक होता है स्पष्टवादिता, दूसरा होता है आत्मविश्वास, पूर्ण जवाब, और तीसरा होता है नकारात्मकता से बचें। नेक्स्ट है 31 विशेष लेखन क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, सामान्य लेखन से हटकर और उसमें किसी विशेष विषय पर लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेष लेखन कहते हैं। जो पत्रकारिता में इसे बीच लेखन कहते हैं। नेक्स्ट है 32। तो ये बीट रिपोर्टिंग और विशेषकृत रिपोर्टिंग क्या है, अंतर लिखिए। तो बीट क्या है, लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र जैसे खेल, जबकि किसी घटना या विषय पर विशेष रिपोर्टिंग जो तथ्य पर आधारित हो उसे विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। तो बीट क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का होता है, जैसे खेल जगत हो गया, और विशेषीकृत क्या हो जाता है, तो ये किसी एक ही घटना के बारे में लिखा होता है। नेक्स्ट है 33 विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके कौन कौन से हैं, जैसे खेल हो गया, सिनेमा हो गया। विशेष लेखन की सूचनाओं के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विशेष लेखन की सूचनाओं के क्षेत्र हैं जो विधि विषयों पर आधारित होते हैं। उसके बाद में 7वां है आपका अपठित बोध। तो ये तो आप कर लोगे।
और बाकी का अगर कुछ रह रहा हो, हमने 3 पार्ट में इसको पूरा कवर किया है। अगर आपको कुछ और चाहिए जैसे लेटर वगैरह जो है उसका फॉर्मेट कैसे होगा, तो वो हम आपको चौथे पार्ट में दे देंगे। अभी हमने 3 पार्ट दिए हैं और वो चौथे पार्ट में जब देंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमको बोलोगे कि आपको चाहिए क्या है। तो जैसे एक पार्ट में हमने पूरे ऑब्जेक्टिव कवर किए, दूसरे पार्ट में पूरी बुक कवर की हुई है और तीसरे पार्ट में हम लोगों ने ग्रामर कवर की हुई है। तो आपको तीनों पार्ट जरूर देख लेना है। पहले पार्ट को आपको बार बार देखना है, दूसरा और तीसरा इतनी बार नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव है, जितनी बार आप देखोगे उतना ज्यादा और उतना अच्छे से आपको याद होगा। हमारे YouTube पर 11.3 के सब्सक्राइबर हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और साथ ही अदर सब्जेक्ट भी 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन और 12th परीक्षा बोर्ड 2023 और 12th IMP क्वेश्चन 2023, ये वीडियोस आपको देख लेनी है। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से देखनी है, जो आपका सब्जेक्ट है वही वीडियो आपको देखनी है। मिलते हैं अगले किसी सब्जेक्ट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर और हमारे चैनल को देखते रहिए।